example. A very good afternoon. Welcome to another edition of Atmanirbhar Bharat. This is your program where we discuss about India going self-reliant, a dream of a new India that Prime Minister has brought before us. And over the next 60 minutes, our topic today is going to be COVID-19 vaccine. The world is betting on a vaccine for COVID-19. Even naysayers and anti-vaccinators have been waiting for a miracle. And it seems they might have got it with a flurry of recent announcements of vaccine efficacies of 70 to 90%. The meteoric race to create and test multiple vaccines is less than a year, and it has been remarkable and unprecedented in the history of the world. In the words of Pasteur, fortune only favors the prepared mind, and that's exactly what the world is trying to do. So what are the many trials and tribulations of COVID-19 vaccines? How does one interpret early vaccine results, and does one appreciate the inherent complexity of trials? How does one understand the opposition also to vaccines, which is gaining momentum for various reasons unknown? Is infodemic a reason for this objection and news related to it? And how does one tackle the situation the world faces? We'll try and get some answers to these questions in our mind. We've got an eminent panel joining us this afternoon, but let me begin by introducing my co-anchor. I am Anil Thomas. With me this afternoon is my co-anchor Chandrasekhar Joshi. Good afternoon, CS. गुड आफ्टरनून अनिल, और दर्शकों को बता दें कि वैक्सीन को लेकर के, यानी कि कोरोना को दूर करने के लिए जो टीका लगाया जाना है, उस टीके को लेकर के कई सारे सवाल आप लोगों के दिमाग में होंगे। आज हमारी कोशिश है कि जितने भी सवाल आप लोगों के दिमाग में हैं, उन सवालों का जवाब आपको मिले, और इसके लिए हमारे साथ एक्सपर्ट्स आज मौजूद हैं। हमारे साथ कुछ देर में जुड़ेंगे आर गंगाखेडकर हैं, सीनियर साइंटिस्ट हैं आईसीएमआर के, वो कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। फिलहाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर डी के शर्मा, मेडिकल सुपरिटेंडेंट हैं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के। हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर अनिल गुर्तू, डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज से हैं। तो आज ये सब जो सवाल है, इन सवालों का जवाब आपको मिलेगा। और आइए हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले डॉक्टर डी के शर्मा। डॉक्टर शर्मा, सबसे पहला सवाल हम आपसे पूछ रहे हैं, लोग जानना चाहते हैं कि कब तक वैक्सीन आएगी और वैक्सीनेशन कैसे होगा? देखिए, आपने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है। सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहूंगा आज के प्रोग्राम के विषय में, जो आपने टाइटल जो रखा है आत्मनिर्भर भारत, और ये वैक्सीन के क्षेत्र में सचमुच एक इतिहास होगा कि भारत जो है ये आत्मनिर्भर होगा। क्योंकि अब तक जितने भी वैक्सीन इंडिया में बन रहे हैं, इंडिया जो है वो वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग का हब है, लेकिन अब तक जितने भी वैक्सीन बने हैं उनका डेवलपमेंट जो है वो विदेशों में हुआ है। ये एक अच्छी बात है कि इस बार जो हम वैक्सीन के ट्रायल कर रहे हैं, ये आईसीएमआर ने इसका आरएनए एक्सट्रैक्ट किया है, और वैक्सीन जो है ये भारत बायोटेक कंपनी है, उसके कोलैबोरेशन से बन रहा है, और इसकी जो है पूरे इंडिया में अभी ट्रायल्स चल रही हैं। और ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस भी 12 में से एक ट्रायल सेंटर है, और इसमें ट्रायल बड़ी तेजी से आगे बढ़ रही हैं। अभी हम थर्ड फेज ऑफ ट्रायल में हैं। और जैसा आपने पूछा कि वैक्सीन कब तक उम्मीद कर सकते हैं, तो मैं ये कहूंगा कि हमारे थर्ड फेज के जो रिजल्ट्स हैं वो जनवरी एंड या फरवरी तक आने की उम्मीद है। उसके बाद जो है हम उम्मीद कर सकते हैं कि वैक्सीन जल्द ही मार्केट में आ जाएगी। डॉक्टर शर्मा, ये बहुत अच्छी बात है कि आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में जो वैक्सीन हैं उसका ट्रायल चल रहा है। आप जो आपके यहाँ पर ट्रायल चल रहा है उसके बारे में दर्शकों को बताइए, किस तरह से ये ट्रायल चल रहा है, कैसे आप वहाँ पर ट्रायल करते हैं, और कौन कौन सी वैक्सीन हैं जिनका आप वहाँ पर ट्रायल कर रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि पहले मैं वर्ल्ड की बात करूं तो वर्ल्ड ओवर जो है लगभग 30-25 वैक्सीन की डेवलपमेंट चल रही है, जिसमें से के 4 वैक्सीन जो हैं वो एडवांस स्टेजेस ऑफ ट्रायल में हैं। जहां हम भारत की बात करें, और ये भारत की जो इंडिजिनस वैक्सीन है जिसको कि आईसीएमआर ने डेवलप किया, आईसीएमआर ने इसका आरएनए एक्सट्रैक्ट किया है और भारत बायोटेक एक वैक्सीन को बना रहा है। तो इस पर्टिकुलर वैक्सीन का जो ट्रायल है ये लगभग 2 महीने पहले के करीब शुरू हुआ था, और इसके वैक्सीन ट्रायल के डिफरेंट फेजेस होते हैं। तो अभी हम फेज 3 में हैं। जो पहला फेज होता है वो होता है कि वैक्सीन की सेफ्टी को असेस करना, क्योंकि सबसे पहले जरूरत है कि एक वैक्सीन को जिसको कि हम डिजीज से प्रोटेक्शन के लिए, प्रिवेंशन के लिए बना रहे हैं, तो वो ह्यूमन बींग्स में यूज होने के लिए सेफ होनी चाहिए।
तो वो पहला फेज जो है वो पूरा हो चुका है और ये वैक्सीन जो है वो ह्यूमन यूज के लिए एब्सोल्युटली सेफ पाई गई है। सेकंड फेज होता है कि जिसमें हम डोज डिटरमिन करते हैं कि इफेक्टिव होने के लिए इसको कितने डोज की आवश्यकता है। तो वो फेज 2 भी पूरा हो चुका है और अब थर्ड फेज चल रहा है और थर्ड फेज के अंदर जो है हम जो है वैक्सीन की इफेक्टिवनेस की जांच करते हैं कि ये जो है डिजीज प्रिवेंशन के लिए कितने % इफेक्टिव है। तो अभी थर्ड फेज जो है अभी शुरू हुआ है, उसमें एनरोलमेंट्स हो रहे हैं। हमने अपने कुछ वॉलंटियर्स को ऑलरेडी थर्ड फेज में वैक्सीन दे दिए हैं और बाकी अभी चल रहा है। इसके फाइनल रिजल्ट्स जो हैं जनवरी एंड तक आने की उम्मीद है। टोटल पहले बताया कि ये 12 सेंटर्स में ट्रायल चल रही है। पहले फेज में जो है 400 लोगों को जो है एनरोल किया गया था, 375 जो है टू बी प्रिसाइज। सेकंड फेज में भी लगभग 400 लोग थे और थर्ड फेज जिसमें कि हम इफेक्टिवनेस ट्राई करते हैं, ये एक बड़ा फेज होता है। तो इसमें जो है टोटल हम 26,000 लोगों को इन्वॉल्व करेंगे और उसके डाटा एनालिसिस के बाद जो है ये पता लगेगा कि इफेक्टिव वैक्सीन जो है कितने % इफेक्टिव है। Okay, Dr. Gurtu, when you look at vaccines world over that's been developed, you had Pfizer, Moderna that said, their vaccines are almost there, hitting the doorsteps. They're looking for authorization with the US government. Then you had Sputnik 5 that said that's going to be much cheaper and it's going to be much cheaper as compared to the prices of Pfizer and Moderna. Now you've got Indian companies that claim they're going to be further cheaper than those three that we have already mentioned. How do you see it? Do you see efficacy to be more a cause of reasoning for vaccine to be acceptable or cost? Both. I would see the both. Okay. Because encouraged by our results of the first 2 phases, we are hopeful that our vaccine is going to be as effective, if not better, than the other vaccines that are developed in the world. And since it is indigenously developed, it is going to be much cheaper also. Okay. And it will be available for use very soon. Not much behind the earlier vaccines for which emergency use permission has already been sought from respective governments. We also expect to seek approval from our Drug Control Authority in first or second week of February. Okay. ठीक है। डॉक्टर अनिल गुर्तू हमारे साथ जुड़े हुए हैं, डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज के। डॉक्टर गुर्तू, ये बताइए कि अगर हम वैक्सीन की बात कर रहे हैं, हम लगातार पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं और इस वक्त हम दर्शकों को ये दृश्य भी दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री अहमदाबाद गए थे, वहां पर प्रधानमंत्री ने पीपीई किट पहनकर किस तरह से वहां पर वैक्सीन बन रही है वो प्रधानमंत्री ने वहां पर निरीक्षण किया। प्रधानमंत्री उसके बाद पुणे गए, प्रधानमंत्री उसके बाद हैदराबाद गए और आज भी अभी कुछ देर पहले प्रधानमंत्री ने 3 कंपनियों के प्रतिनिधियों से बातचीत की है। तो ये सब तो चल रहा है, किस तरह से एक नेतृत्व मिल रहा है वैक्सीन के विकास के लिए। एक बार फिर हम दर्शकों को वो दृश्य दिखा रहे हैं। डॉक्टर गुर्तू, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि एक तरफ जहां वैक्सीन का जो विकास है वो काफी तेजी से चल रहा है, दूसरी तरफ किस तरह से ये वैक्सीनेशन किया जाएगा, क्या आप कहेंगे? वैक्सीनेशन जहां तक कि करने का सवाल है, इसमें 2 मुख्य रूप से 2 चीजें अहम रहती हैं। पहला, जो सब में जरूरी है कि जो हमारे पॉपुलेशन है, जो लोग हैं, उनको प्रिपेयर करना, उनको तैयार करना मानसिक रूप से कि ये वैक्सीन आ गया है, वैक्सीन सेफ है, इसका कोई खतरा नहीं है, फायदा ज्यादा है। तो जो हमारी जो पॉपुलेशन है जिनको कि हम वैक्सीनेट करेंगे, उनको एक तरह से मानसिक रूप से प्रिपेयर करना, उनको तैयार करना मानसिक रूप से, ताकि वो इस वैक्सीन को अपना लें, अपना ही समझे और इसकी तरफ कोई प्रतिरोधक या गलत फहमियां ना रखें। तो सब में पहली चीज अभी वो भी शुरू करनी होगी, वो बहुत जरूरी है। और उसमें ट्रांसपेरेंसी, जितनी ट्रांसपेरेंसी होए, जो कुछ हो रहा है वो सब कुछ जनता को सीधे तौर पे बता दिया जाए ट्रांसपेरेंसी के साथ, तो वो एक पब्लिक ओपिनियन वैक्सीन के फेवर में तैयार हो जाएगा और उसकी तैयारी करना बहुत जरूरी है आगे के लिए। दूसरा है तकनीकी लॉजिस्टिक्स का इश्यू, यानी फैक्ट्री से लेके आखिरी गांव तक लास्ट माइल कनेक्टिविटी जिसको कहते हैं, वो जो चेन है, लॉजिस्टिक्स चेन, सप्लाई चेन, वो कैसे बनेगी। और अच्छी चीज यह है कि वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है हमारे कंट्री में, क्योंकि काफी सालों से बहुत बड़ी तादाद में वैक्सीनेशन की स्ट्रेटजीज और रेजिमेंट्स
कायम है हमारे देश में, तो वो ऑलरेडी है और उससे जोड़ना पड़ेगा जो कोल्ड चेन है। और अच्छी बात यह भी है कि जो मॉडर्ना और फाइजर के मैसेंजर आरएनए वाले प्लेटफॉर्म्स है वैक्सीन के, उसमें -70 डिग्री की रिक्वायरमेंट है कोल्ड चेन्स में। लेकिन जो अब तीनों वैक्सीन हमारे यहाँ तैयार हो रहे हैं, ज़ाइकोविड डी या कोवैक्सीन, खासकर कोविशील्ड, ये 2 से 8 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर, तापमान पे ही कोल्ड चेन में कायम रह सकते हैं। वो तापमान कितना हुआ जितना एक रेफ्रिजरेटर के नीचे हिस्से में होता है, और ऐसा रेफ्रिजरेटर हर एक प्राथमिक चिकित्सा केंद्र यानी पीएचसी और कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, जो सामुदायिक सेंटर है, वहां उपलब्ध हैं। तो लॉजिस्टिक्स, कोल्ड चेन, प्रिपरेशन, तैयारी हमारी पब्लिक ओपिनियन को इस वैक्सीन को रिसीव करने के लिए, और फिर जो तीसरी बात है कि किसको पहले मिलेगा, किसको बाद में, किसको उसके बाद में। ये 3 चीजें हैं। Okay, Mr. Gurtu, Dr. Gurtu, when you look at all these claims that have been made by, pharmaceutical companies, how does one, one sitting in front of the TV screen, one reading the newspaper, how does one evaluate them, and make informed decisions, in the weeks and the months that follow from here on? The informed decisions as regards vaccines, that's where our role comes in. Okay. That's where a program like yours, the one that you are hosting right now, that's where the importance of such programs come in. These programs over the next couple of years have to be fine-tuned and geared and beamed at creating a positive public opinion in favor of vaccine. That is the first thing. The second thing that public must understand is that nothing in life, nothing in the whole of medicine is black and white 100%, nothing. Even the commonest cold that I get and I take some medicine to relieve myself is not 100% effective. Everything, every benefit comes with a shadow of harm or risk. So nothing in life is all benefit 100% or all risk 100%. It is always a balance between the benefit and risk. Now the public has to understand that 1 or 2 negative reports here and there do not constitute a defeat of the benefit. It is the benefit that has to be overwhelmingly balanced against the risk. And so long that balance is in favor of benefit over risk, it is safe overall in the larger population-wide base to take it. So that has to be the key message, along with transparency. Everything that goes wrong, just as everything that goes right, must be communicated instantly with proper justifications and explanations to the public, so that nobody uses that ignorance or the dark spots to generate rumors against the vaccine. So that would be the most important. डॉक्टर गुर्तू, क्योंकि हम आत्मनिर्भर भारत के तहत हम लोग बातचीत कर रहे हैं, तो हमारी कोशिश होगी कि भारत में जो वैक्सीन विकसित की जा रही है उस पर हम बातचीत करें। कोवैक्सीन की बात करें या ज़ाइकोविड डी जो बन रही है, उसके अलावा अभी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का तो ये कहना था कि वो अगले 2-3 हफ्ते में वो इमरजेंसी यूज के लिए भी वैक्सीन उनकी लगभग तैयार है। तो इस सब को आप अगर देखें तो भारत के अंदर जिस तरह से वैक्सीन का विकास हो रहा है, इस विकास प्रक्रिया को हम यहाँ किसी देश से कंपेयर नहीं करना चाहते। हम ये चाहते हैं कि भारत के अंदर जो वैक्सीन विकसित की जा रही है उसको लेकर के आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? उसको लेकर यही कह सकेंगे कि ये बहुत तेज रफ्तार से काम हुआ है, और ये रफ्तार पकड़ी है कब? 1 साल भी नहीं हुआ। अभी आप बात करें तो फरवरी मार्च में, जबकि पूरे देश भर में एक ही ऐसा सेंटर था, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, जहां पर हम टेस्ट कर पाते थे इस वायरस को आइसोलेट करके, और आज तो 1000 से भी ज्यादा है। और तो ये क्यों हुआ? ये इसलिए नहीं हुआ कि रातों रात हमने कोई बहुत बड़ा विज्ञान में चमत्कार दिखा दिया। ये इसलिए हुआ कि रातों रात हमने एक एकीकरण किया, समन्वय बनाया। एकीकरण यानी जितने भी बिखरे हुए साइंटिस्ट थे, जितने भी बिखरे हुए तमाम भारत में लैब्स थे, तकनीकी इंस्टीट्यूट्स थे, उनको एकीकृत एक ढांचे में लाकर और प्रोत्साहित किया कि काम करते हैं आत्मनिर्भर की भावना से। ठीक है डॉक्टर गुर्तू, हम आपसे बातचीत जारी रखेंगे। दरअसल हम कई सारे सवाल हमारे दर्शकों के दिमाग में हैं, उन सवालों का जवाब हम जानना चाहते हैं, और यहाँ पर हमारे साथ आर गंगाखेडकर जुड़ चुके हैं, आईसीएमआर के सीनियर साइंटिस्ट हैं, और उनसे अच्छा इसका जवाब अभी, क्योंकि भारत में जो वैक्सीन डेवलप हो रही हैं शायद ही कोई दे पाए। डॉक्टर गंगाखेडकर, स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में।
हम कई सारे सवाल यहाँ पर रख रहे हैं कि कब वैक्सीन आएगी, किस तरह से वैक्सीन लोगों को लगेगी, भारत में कहाँ पर वैक्सीन विकसित हो रही है, किस स्टेज पर वो वैक्सीन पहुँच चुकी हैं। तो सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि भारत में जो वैक्सीन विकसित हो रही हैं, क्या कुछ उसका अभी वर्तमान स्टेटस है? नहीं, हमें इस चीज का गर्व रहना चाहिए कि 10 महीने के अंदर जैसे बाकी देशों ने खुद की वैक्सीन बनाने की कोशिश की, उसी ढंग से हमारे देश में ये भारत बायोटेक ने कोशिश की है, ये कैडिला के लैब ने भी की है। ये दोनों के साथ में दूसरे स्टार्टअप्स भी हैं जिनकी वैक्सीन अभी तैयार हो रही है। तो हम भी पूरी कोशिश लगा के हमारे देश का नाम बड़ा कर रहे हैं, इसमें शक नहीं है। हमारे देश का नाम तो ऐसे भी बड़ा था वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग की स्पेस में, वो तो जो कैपेसिटी है वो तो और बढ़ाई जा रही है, क्योंकि हमको सिर्फ अपने देश की तरफ नहीं देखना है। हम अगर आत्मनिर्भर हो भी रहे हैं तो भी हमारी आत्मनिर्भरता का फायदा हमको सारे दुनिया को देना है, क्योंकि वैक्सीन के बारे में आप सबको पता है कि पूरे दुनिया में जो वैक्सीन दी जाती है उनमें के 2 वैक्सीन 3 लोगों को अगर दी जाए तो 2 वैक्सीन अपने देश में बनते हैं, यानी पूरा देश हमारे ऊपर डिपेंडेंट होता है। लेकिन ये टाइम पे सबसे अच्छी बात ये दिखाई देगी कि हमारे इंडिजिनस वैक्सीन भी अपने यहाँ बने वाले वो भी वैक्सीन हम दुनिया को ऑफर कर पाएंगे। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है ऐसे हमको लगता है। ये सब हो सका क्योंकि जब हम आईसीएमआर से ये जो विषाणु था, ये विषाणु लोगों के साथ शेयर कर पाए। हम हमारे फैसिलिटीज जो है उसमें प्री क्लिनिकल टॉक्सिसिटी जो बोलते हैं, यानी एनिमल्स में हैमस्टर और मंकीज के अंदर ये वैक्सीन का टेस्टिंग हम एनआईवी के थ्रू कर पाए। सबसे बड़ी बात ये सब करने के लिए एक न्यूट्रलाइजेशन ऐसे करके होता है जो इस्तेमाल करना पड़ता है, उसका भी पूरा की पूरा सपोर्ट हमारे ऑर्गेनाइजेशंस ने इन हमारे कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस को किया। क्योंकि आत्मनिर्भरता का एक मायना ये होता है कि एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस और जो कमर्शियल हमारे जो इंस्टीट्यूशंस है इनका एक साथ काम करना और उससे सारे दुनिया को हम मदद कर पाए, ये सोच रखना, ये हम कर पाए, इसमें हमको गर्व रहना चाहिए। ये बताइए सर कि अगर हम वैक्सीन जो भारत में विकसित हो रही है उसकी बात करें तो सीधा सवाल आपसे कर रहे हैं, कौन कौन सी वैक्सीन भारत में विकसित हो रही है, उनका वर्तमान अभी प्रेजेंट स्टेटस क्या है? अब जैसे आप भारत बायोटेक की वैक्सीन बोल रहे हैं, उसका तो ऑलरेडी फेज 3 शुरू हो गया। वो वैक्सीन हमारी पूरी की पूरी इंडिजिनस वैक्सीन है, वो इनएक्टिवेटेड वायरस है, उसको इस्तेमाल करके उन्होंने वैक्सीन बनाई है, वो लोग तो आगे गए हैं। रहा सवाल अभी सीरम इंस्टीट्यूट का जो है वो वैक्सीन, वो एस्ट्राजेनेका का वैक्सीन उन्होंने यहाँ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर किया, उसको भी हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं कि उनकी ब्रिजिंग ट्रायल वो होनी चाहिए। वो ब्रिजिंग ट्रायल की शुरुआत शायद दिसंबर महीने में शुरू हो जाएगी और अगले 1 महीने के अंदर उसके पूरे रिजल्ट्स जो इंटरिम रिजल्ट्स होते हैं उनका हमको पता चलना चाहिए, क्योंकि हमारा आउटब्रेक भी उतना ही सीवियर है, तो ये जल्दी से पता चलेगा ऐसे लगता है। सीरम इंस्टीट्यूट की खुद की एक वैक्सीन है, उसको भी हम पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, वो अभी डेवलपमेंट स्टेज में है। शायद अगले 1 से 2 महीने के अंदर ये वैक्सीन भी फेज 1 ट्रायल के लिए तैयार हो जाएगी ऐसे लगता है। कैडिला की जो वैक्सीन है वो डीएनए वैक्सीन है। वो डीएनए वैक्सीन को भी हमने पूरा सपोर्ट देके आज वो फेज 2 ट्रायल तक वो खत्म हो चुका है। अब फेज 2 के आगे यानी फेज 3 ट्रायल जो करना है वो ट्रायल अभी हमको दिखाई देगा शुरू हुए वाला, उसकी भी आशा करना हमारे लिए अच्छा है। तो इसका मतलब ये है कि फेज 1 और 2 में अच्छे सक्सेसेस हमको भारत बायोटेक के वैक्सीन में और कैडिला के वैक्सीन में तो दिखे ही दिखे हैं। एस्ट्राजेनेका का जो वैक्सीन है उसके नतीजे बाहर के देशों में के हुए हैं, उसको समझने के लिए हमारे यहाँ ब्रिजिंग ट्रायल हो जाएगी दिसंबर से शुरू, लेकिन उसके भी नतीजे बाहर अच्छे आए हैं, ये समझना हमारे लिए जरूरी है। रहा स्पुतनिक वैक्सीन, बताइए। जो वैक्सीन है रशियन, वो वैक्सीन जो है उसके उन्होंने बाहर ट्रायल किए थे,
उनको ये महसूस होता है कि या तो वो भारत में भी वो वैक्सीन का इस्तेमाल हो जाए और वैक्सीन का प्रोडक्शन भी इंडिया में होना चाहिए। इसलिए उन्होंने कोलैबोरेशन डॉक्टर रेड्डी के साथ में किया है। उसको फेस ब्रिजिंग ट्रायल जो होती है वो फेज 3 की, वो ब्रिजिंग ट्रायल करने की परमिशन अभी मिली है। उनकी भी वैक्सीन ट्रायल ये दिसंबर महीने में शुरू हो जाएगी। यानी स्पुतनिक का भी हमारे यहाँ के देश के जो लोग हैं उनके ऊपर किस ढंग से इसका प्रोटेक्शन दिखाई देगा, उसका भी अंदाज हमको दिखाई देगा। Well, you know, Ganga Khedkar, when you look at this particular issue, you know, there is a lot of information that's available when it comes to vaccines. You know, everybody could, you know, access the net and read it. Do you somewhere feel that there is an infodemic when it comes to news of vaccine, and that leads to a lot of, you know, confusions there, because there is a lot of information, there is a lot of, you know, misinformation or disinformation that's been passed out. Does that lead to more confusion when it comes to the vaccine market? Absolutely, I would agree with it 100%. You know, it's not only with vaccine, anything that has to do with COVID, Okay. whether it is in terms of prevention, treatment, or even vaccines, as one of the preventive measures, you find that everything is flooded on social media or on Twitter. You tend to get all kinds of information. Now, average citizen is likely to get confused with the same. Now, all of us have to make every effort wherever they find that there is a misinformation that is spreading. Please don't only read that message. What you need to do is you should inform the sender that this message is a fake message, Okay. and please don't forward it ahead so that that misinformation will not grow in the community. The next thing which is important is you need to involve the community and be transparent with respect to all the developments that are occurring. With transparency, perhaps such messages will become less and lesser, because everything is known, everything is discussed. No, like we are doing today on DD News. No, if we are discussing these issues, there is no reason for people to, you know, worry. They could ask questions to us and get them clarified. Okay. And what is the last important thing to my mind? Please involve the community. You know, please ensure that there could be, for every person, he has a right to ask a question, because it is his own body. You know, whatever he is going to do will perhaps depend on your own intervention. So if that is the case, if he asks a question, let us try to address that question as sincerely, as transparently. We will tell them what we know, we will tell them what we don't know, where the risks are and what are the benefits, so that the choices become clear to such an individual. Okay. And last thing which I would say, no, there would be a time when such things, such issues are discussed more in social media. Different questions are raised. People will get worried who to believe. True. To my mind, what is most important, please trust your own government. Your government is not going to like to see that their own citizens are harmed by any activity. Okay. Government is there to ensure welfare that is transmitted to people, rather than, you know, trying to harm their own society. So Okay. trust them, ask them questions. That would perhaps be the best situation. Okay. प्रोफेसर गंगा खेडकर, हम बाकी जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं उनसे बातचीत करें, उससे पहले आपसे एक सवाल और जानना चाहते हैं कि एवरेज, अगर आप जिस तरह से आपने बताया कि वैक्सीन्स का अभी क्या स्टेटस है, कहाँ कहाँ पे डेवलप हो रहा है, तो क्या मान के हम चलें कब तक वैक्सीनेशन भारत में शुरुआत हो जाएगा? नहीं, इसमें दो चीजें हैं। मैं जो भी टाइमलाइन बोलूं, टाइमलाइन बोलते वक्त मुझे दो चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा कि ये वैक्सीन्स असरकारक कब होते हैं, उसके बाद में ये टाइमलाइन शुरू हो सकती है। बिल्कुल। मेरे हिसाब से जिस ढंग से वैक्सीन्स की कामयाबी बाहर के देशों में अलग अलग वैक्सीन्स के बारे में बात की गई, 90% से ज्यादा लोगों को वो प्रोटेक्ट करती है अगर वैक्सीन दी जाए। तो अगर ऐसी हालत है तो शायद अपने देश में भी हमको वैक्सीन का प्रोटेक्शन ज्यादा ही दिखना है। इसलिए मैं ऐसे उम्मीद करता हूं कि मेरा बेस जहां से हम ये प्रिडिक्शन कर रहे हैं वो स्ट्रॉन्गर है कि कुछ भी हुआ
तो भी हमको ये वैक्सीन ट्रायल्स हमारे यहाँ फेज 3 जब भी आएंगे, इनके भी नतीजे उसी ढंग के आएंगे जैसे बाहर के देशों में है। अगर ऐसा है तो हमको एक समझना पड़ेगा कि शायद दिसंबर के एंड तक हमारे पास पहले इंटरिम रिजल्ट्स, जैसे आपने फाइजर का सुना या मॉडर्ना का सुना, ये फाइजर का थोड़ा तो भी अभी अभी कंप्लीट हुआ है, मॉडर्ना का भी इंटरिम रिजल्ट है। तो ऐसे इंटरिम रिजल्ट्स का जब एनालिसिस होगा तो हमारे यहाँ भी उसमें स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस दिखेगा दिसंबर एंड तक, और जनवरी में शायद ये इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन के लिए लायक बनेंगे। इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन में CDSCO या ड्रग कंट्रोलर ऑफ जनरल ऑफ इंडिया एक एक्सपर्ट की कमेटी बनाता है। वो जो भी एविडेंस सामने रखते हैं उसकी जांच की जाती है। वो एक्सपर्ट्स बोलते हैं कि क्या ये एविडेंस सही है, नहीं है, क्या इनको इस्तेमाल करके लोगों को देना चाहिए। वो जो प्रक्रिया है 15 जनवरी तक हो जानी चाहिए। कुछ वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स ये उसके रिजल्ट्स अगर बराबर नहीं आए तो जो भी पैसा वो वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग में लगाएंगे भी हो सकता है, उसकी जानकारी भी उनको है, फिर भी वो रिस्क ले रहे हैं। अब ऐसी हालत में अगर मैं समझता हूं जनवरी एंड तक उनको अगर अप्रूवल मिला तो हमको पहले क्वार्टर के अंदर हम ये वैक्सीन रोल आउट प्लान शुरू हो जाएगा। जो प्रायोरिटी पॉपुलेशंस हैं उनको वो देना शुरू हो जाएगा, क्योंकि वो वैक्सीन देने का प्लान और वैक्सीन कैसे दी जाएगी, आखिरी तबके तक कैसे पहुंचेगी, उसकी तैयारी तो ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। तो मेरे हिसाब से ये जो पहला 3 महीना रहेगा, ये मार्च महीने तक तो किसी हालत में हमारे यहाँ वैक्सीन रोल आउट शुरू हो जाएगा। बहुत बड़ी आप ये बात बता रहे हैं सर, कि क्योंकि आप ICMR से जुड़े हुए हैं, मार्च नहीं, चलिए हम मान लेते हैं कि अप्रैल महीने तक, लेकिन वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगा। आप हमारे साथ बने रहिए। डॉक्टर शर्मा, अब जब वैक्सीनेशन शुरू होगा तो किस तरह से ये वैक्सीनेशन होगा? पहले किन लोगों को वैक्सीन दिया जाएगा और किस तरह से वैक्सीनेशन को शुरू करेंगे? देखिए, इसके बारे में ये कहूंगा कि हमें एक रिस्क स्ट्रेटिफिकेशन करना होगा कि जो लोग एट हायर रिस्क हैं उनको पहले दिया जाए, और जो थोड़ा कम रिस्क पे हैं या जो यंग हैं जिनकी इम्यूनिटी अच्छी है उनको उसके बाद की स्टेज में हो। तो उसमें मैं सबसे पहले ये कहूंगा कि जो कोरोना वॉरियर्स हैं, जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं या जो पुलिस पर्सनल हैं जो कि ज्यादा रिस्क पे हैं, तो उनको सबसे पहले दिया जाए। उसके बाद फिर जो है जो ओल्ड एज के लोग हैं या जिनको कोमॉर्बिड कंडीशन है, जिनको कि इस बीमारी से ज्यादा खतरा है, तो उनको दिया जाए। उसके बाद बाकी सारी पॉपुलेशन को दिया जाए। और इसमें एक देखने वाली बात यह भी होगी जो कि सोची जा सकती है कि जिन लोगों को ऑलरेडी इन्फेक्शन हो चुका है या जिनके ब्लड टेस्ट में एंटीबॉडीज सफिशिएंट क्वांटिटी में अवेलेबल हैं, तो उनको शायद ये वैक्सीनेशन थोड़ा सा लेट दिया जा सकता है, ताकि जो एट रिस्क जो ज्यादा हैं उनको सबसे पहले दिया जा सके। ऑफ कोर्स इसके बारे में जो फाइनल स्ट्रेटजी है वो जैसा गवर्नमेंट बनाएगी तो उस हिसाब से होगा। Okay, Dr. Ungru, when you look at this particular story that came out in today's papers with regards to one volunteer complaining and seeking damages against a pharmaceutical company, and the company claiming damages for what exactly that particular volunteer did, do you feel somewhere that is a move that is wrong? Because at the end of the day, all vaccination trials, the most that it needs is public trust. And when this kind of move happens, it rather taking 2 steps forward, it takes 2 steps behind. So whenever a damage occurs during a trial, to establish negligence, as they have claimed, 3 things must be proved. Okay. 1, were the standards of ethics regarding obtaining consent after giving the patient all the information, were the standards in place or not, which include standards of care, standards of information, standards of consent, and standards of follow-up of the patient of the person, participant, after he or she received the vaccine. That standard is the first thing. Was it defined? In this case, yes, it was. Information was given to them through participant information sheet. Consent was recorded and taken. All the benefits and risks had been explained to the satisfaction.
and the standards were in place of care and monitoring for side effects and adverse reactions. So the standards were there. The second thing is, were these standards breached? Was there a breach of this standard so established? If the answer is yes, there was a breach, then the third question is, did that breach of the standard lead to harm? Any harm? And the fourth is, was the breach of the standards the direct and proximate cause of the harm that ensued, that resulted as a result? So these 5 questions have to be answered, and who does that? As within 24 hours of being reported, this incident, let's say, the local institutional ethics committee meets, and within next 24 hours, they do a broad analysis. Was the standard there? Was it breached? Was the cause and effect of the thing related to each other? Was the vaccine the cause? And was there a breach or not? So within 24 hours, the ethics committee must have met, as it should have, and taken a call on this. And then they transmit it on through their main sponsor or their director to the next level, which comes to the, since this is a trial, it will go up to the directorate, the Director General of Controller, the Director Controller of Drugs, DCGI, and the CITSCO, since it's a trial. And they do a final analysis as to cause and effect. Was vaccine the cause or not? Otherwise, framing this into the larger picture, when you give any drug, any vaccine generally to the population of a large number, then background problems are always going on. So if I get a vaccine today, the background infection in my community, I would have already, because of my higher background exposure, nothing to do with the vaccine, would have been exposed to that infection and got it anyway, vaccine or no vaccine. It just was a coincidence that I was vaccinated today and I got the infection tomorrow. And I put 2 and 2 together and said 4, and therefore this is a problem. Now that is an issue which is sorted out at 3-4 different levels in a time-bound manner, ultimately stopping at the DCGI, the Drug Controller General of India, who takes the final call. And if it is proved that it is vaccine-related damage, then they give compensation. But as of now, I don't think it has been proved, and the process is on, and it will go up to the highest level and a decision taken finally. ठीक है प्रोफेसर गंगाखेडकर, अगर वैक्सीनेशन की बात की जाए तो प्रधानमंत्री के लेवल पे भी ये पूरा का पूरा मॉनिटर हो रहा है। प्रधानमंत्री ने जो विभिन्न मुख्यमंत्री हैं राज्यों के, उनसे बात की है। प्रधानमंत्री ने उनसे कहा है कि वो ब्लॉक लेवल पे जाके वो टास्क फोर्स बनाए, और ये जो वैक्सीनेशन की प्रक्रिया है ये कितनी चुनौतीपूर्ण होगी, क्योंकि वैक्सीन को लोगों तक पहुंचाना, उसके लिए एक पूरी कोल्ड चेन की ज़रूरत होगी। हालांकि अगर वैक्सीनेशन की बात करें तो भारत में अभी हम कुछ दिनों पहले देख रहे थे कि स्वास्थ्य विभाग, जो केंद्रीय स्वास्थ्य विभाग है, उसने बताया था कि उनके पास एक पूरा का पूरा वैक्सीनेशन का सिस्टम बना हुआ है, जिसमें पहले वैक्सीनेशन होती थी, उनको उस सिस्टम को उन्होंने बदल दिया है, उसको उन्होंने कोविड उसमें रख दिया है ताकि कोविड के लिए उसका इस्तेमाल किया जा सके। तो हम आपसे जानना चाहते हैं, क्योंकि आप पूरी तरह से इन्वॉल्व हैं इस पूरी प्रोसेस में, प्राइम मिनिस्टर के लेवल पे मीटिंग होती है, आईसीएमआर पूरी तरह से वहां पर इन्वॉल्व है, तो कैसे ये पूरा वैक्सीनेशन का प्रोसेस चलेगा और किनको पहले वैक्सीन मिलेगा? नहीं, हमको एक चीज से आश्वस्त रहना बहुत जरूरी है कि सबसे पहली बात यानी क्या कि हमारे यहाँ जो वैक्सीन का प्रोग्राम है वो दुनिया में सबसे ज्यादा से सबसे बड़ा प्रोग्राम है, ये हमको मानना पड़ेगा। क्योंकि हमारे देश में हम सारे बच्चों को मुफ्त वैक्सीन देने का, हर प्रेग्नेंट वुमन को मुफ्त वैक्सीन देने की कोशिश हमारे प्रोग्राम के जरिए से सारे देश भर होती है। इतना बड़ा प्रोग्राम कहीं है नहीं है। अब रहा सवाल ये कि वो जो वैक्सीन का प्रोग्राम है वो कितना विकसित है, तो उसमें भी कोल्ड चेन मेंटेन होती है, उसमें भी आपको जब वो ट्रांसपोर्ट करते हैं तो उसके ऊपर वो टेम्परेचर लॉग्स रखे जाते हैं, तो वो पता चल जाता है कि क्या वैक्सीन का कोल्ड स्टोरेज बराबर हुआ था या नहीं हुआ था बेचते वक्त, उसको कहाँ कैसे रखना है, उसका कोई वैक्सीन अगर खराब हो गई हो तो उसका भी पता चलता है। हमारे यहाँ एक सिस्टम बना हुआ होता है कि जो किसी को वैक्सीन देने के बाद में अगर कोई दूसरे लक्षण दिखाई दे या कुछ तकलीफ महसूस हुई
जिसको एडवर्स इवेंट्स करके बोलते हैं, वो दिखी तो उसको कैसे रिपोर्ट किया जाए और उसके ऊपर चर्चा करके रिलेटेडनेस या उसके ये फिर बाद में नहीं होना है, इसके बारे में सोच कैसी की जाती है और वो रिपोर्ट किस किस लेवल पे, स्टेट लेवल पे जाना है या सेंट्रल लेवल पे, वो भी उसकी पूरी की पूरी सिस्टम बनी है। अब रहा सवाल ये है कि कोविड के लिए अलग से क्या करना पड़ेगा। कोविड के लिए अगर हमने कोई ऐसी वैक्सीन इस्तेमाल करना है जिसको आपको कोल्ड चेन की रिक्वायरमेंट स्ट्रिंजेंट रहे, जैसे फाइजर में है -70 की, शायद वो तो हमारे यहाँ वैक्सीन नहीं इस्तेमाल होगी। अब रहा सवाल वो मॉडर्ना की है, मॉडर्ना पहले -20 बोला, उसके बाद में मॉडर्ना ने बोला कि हमारे यहाँ हमने रूम टेम्परेचर पे वो 1 महीना अच्छी रहेगी, स्टेबल रहेगी, ऐसी वैक्सीन में कुछ ट्वीकिंग किया है, ऐसा उनका कहना है। वो सारी चीजों का हमको अंदाज रख के हमको अगर रीइंफोर्स करना पड़ा तो रीइंफोर्स करना पड़ेगा। अब इसमें टेम्परेचर कंट्रोल्स के ऊपर जो इश्यूज हैं उसको हमने अगर सुधारा तो इसका फायदा सिर्फ ये वैक्सीन को होगा ऐसे नहीं है, क्योंकि कल की दुनिया जो है ये mRNA वैक्सीन की दुनिया आएगी। क्योंकि mRNA वैक्सीन का एक फायदा होता है, उसमें आज आप सिर्फ कोविड देने की बात कर रहे हैं, लेकिन एक ही वैक्सीन में अलग अलग किस्म के टीके मिला के हमने दे सकना mRNA से, ये पॉसिबल होगा। तो अगर कल चल के हम mRNA वैक्सीन हमारे यहाँ इस्तेमाल करेंगे तो हमको टेम्परेचर का ख्याल रखना ये अच्छा बनेगा, तो इसमें बुराई कोई नहीं है। इसमें अगर हम जो भी इनपुट डालेंगे उससे हमारा हेल्थ सेक्टर, उसकी कैपेसिटी और सुधर जाएगी, लोगों को उससे फायदा ही होगा। प्रोफेसर गंगाखेडकर, यानी कि आप ये कहना चाहते हैं कि अगर वैक्सीन जैसे कि आपने बताया कि मार्च अप्रैल तक जो फर्स्ट ट्रायल के लिए हमारे पास वैक्सीन तैयार हो जाएगी और उसके बाद कुछ समय के बाद हम इतना वैक्सीन तैयार कर लेंगे कि हम लोग, हमारी जितनी जनसंख्या है उनको हम वैक्सीनेशन कर सकें, तो उनको वैक्सीनेशन करने के लिए ऑलरेडी हमारे यहाँ पर सिस्टम मौजूद है, आप ये कहना चाहते हैं? सिस्टम बिल्कुल मौजूद है। सबसे इम्पोर्टेंट 2 चीजें होने वाली है। ये अगर हम हमारे ढंग से काम करते थे, जैसे पब्लिक हेल्थ में करते थे, तो हमको ये सारे लोगों को देने वाली वैक्सीन, ऐसी वैक्सीन को हमने आज तक इतना हैंडल नहीं किया है। तो उसमें हमको अगर कुछ करना है तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तरफ थोड़ा ज्यादा जोर देना पड़ेगा, क्योंकि आज तक कैसा था, जो सरकारी वैक्सीन लेना चाहते हैं उनको हम वैक्सीन फ्री दिया करते थे। अब अगर मैं समझता हूँ मेरे पास पैसे हैं, मैं कहीं से और से ले सकता हूँ, तो मैं कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल जाके ले सकता था। अब जब सरकार फ्री वैक्सीन देने की बात कर रही है हर एक को, तो हमको इसी ढंग का पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप लगेगा। वो अगर स्ट्रांग रहे तो हमको ऐसे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा उससे हमको चैलेंज खड़े होगा। ठीक है। Okay, Dr. Sharma, when you look at this particular story, of vaccination, the race for vaccination, but how do you look at it? A mass vaccination also would create need for more manpower, more trained people to administer the vaccines. Do you feel that we have begun groundwork on that particular front too? Well, first of all, I would say that I am feeling very happy and elated the way development of vaccine is going on in the world in particular. And second, as far as mass vaccination is concerned, we will have to develop some sort of mechanism that besides the vaccine being given only in some sort of camps, and in that camps we will have to redeploy. Okay. डॉक्टर शर्मा, थोड़ा सा मुझे लगता है इंटरनेट, वहां पर थोड़ा सा इंटरनेट का आपका दिक्कत है। या प्लीज गो अहेड, बोलिए। तो केवल इन लार्ज इन massive manipulations, those were at risk. Okay, I think there is some audio issue there, but let me throw that question to Dr. Gungru. Dr. Gungru, when you look at this particular vaccine rollout, if it happens by, say, even latest by April or May, do you feel that we would need more manpower, more trained people to administer these vaccines, and is there groundwork that's already begun on that front, or do you feel that we have things very much ready to roll?
As regards the human resource required for the vaccine administration, you see, we just have to optimize the existing human resources that are already there in our healthcare, primary healthcare system. Okay. You look at the district level, there's a district, every district has a hospital. And beyond the district, you have the community health centers, which are well staffed. And going even more distally into the villages closer there, you have the primary health centers, which are again staffed, including refrigerators. Okay. And then beyond that are your sub-health centers or sub-centers. So there already exists a backbone of infrastructure and human resource with things like ASHA health workers, Anganwadi workers, ANMs, and various, now we also have the scheme of mid-level healthcare people being deployed. So given this, we have to mobilize it, optimize it, and then add rapid. You see, this training can be given very rapidly to school teachers, to other volunteer groups, NCC, other such organized volunteer groups and teachers. They can be trained and skilled very rapidly in how to administer it and monitor it. Okay. And given the fact that the entire public health infrastructure is already in place from district hospital up to the sub-center, I don't think it's a very major issue. We just need to optimize it, and that's it. Okay. Professor Ganga Kedkar, when you look at this particular issue, you know, the government strategy when it comes to vaccine is, you know, rolling out the vaccine in terms of priority. Do you feel that was the way ahead, the step forward, especially when it comes to considering the size and shape of the density of population that we have in our country? Actually, prioritization में वो थोड़ा सा आसान हो जाएगा. One of the things which we have to realize, you know, why do we do prioritization? Because there you want to look at the problem in a slightly different way. No, this infection is little different than other infections in the way that you have certain population group which is likely to end up with a severe disease and risk of death. Okay. Second issue which is important is, if you want to cater to these people who are likely to have severe disease, you need healthcare workers. You also need at the same time certain frontline workers to ensure there is law and order in the community. So given these facts, one of the things which the government has decided is we would prioritize healthcare workers. Okay. We will prioritize frontline workers. We will prioritize the patients who are in older age group, those who have chronic morbidity like diabetes or hypertension. By that, the risk of death will be minimized. Okay. Provision of healthcare to people who require it will perhaps be stabilized to a larger extent. And what is most important is, you know, by doing this, perhaps we will also ensure that the impact of this outbreak will be minimized. Okay. Why am I saying this? Because majority of the younger age population is more likely to have this particular infection which doesn't produce a severe disease. This doesn't mean that they will not get severe disease, but the younger ones are likely to not to have a worse kind of health impact, and therefore we have an option to actually prioritize population to ensure that the severe impact that will occur will be minimized. Okay. And I'm sure over this particular prioritized groups that we talked of, we will also move to industrial workers or those who are economically productive age groups as rapidly as we can once we immunize those who are prioritized. Okay. Dr. Sharma, when you look at, you know, this whole story of vaccines coming, but there is still nothing being said about the pricing of the vaccine. Do you somewhere feel that, you know, the price of the vaccine somewhere will be a point of consideration if the rollout is not, you know, universal in nature? Will that be a point of consideration, especially when it comes to, you know, a country like India? Well, I would say that India being a developed country, the pricing will definitely be important. Okay. But I'm very hopeful that in India, particularly the indigenously being developed vaccine, that is by Bharat Biotech, is going to be much cheaper than what is being developed world over, and it will be affordable. And then, more so, however, the government is also committed
to provide the vaccine to the masses at subsidized or no cost as per the policy decided by the government. I don't think there should be a difficulty in that. डॉक्टर शर्मा, एक सवाल आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि तकरीबन जितने सवाल हमने यहाँ पर रखे थे जो दर्शकों के दिमाग में हैं, प्रोफेसर गंगाखेडकर की बात करें या डॉक्टर गुर्तू की बात करें या आपकी बात करें, लगभग सभी सवालों का जवाब दर्शकों को यहाँ पर मिल चुका है। अब आपसे हम ये जानना चाहेंगे, क्योंकि आप ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में हैं और काफ़ी लंबे समय से आपका चिकित्सा के क्षेत्र में आपका करियर रहा हुआ है, इस बार जिस तरह से, क्योंकि अगर विश्व की भी बात करें तो अमेरिका है, रूस है, और उसके बाद हम भारत की बात कर सकते हैं, जिस तरह से वैक्सीन का यहाँ पर विकास हो रहा है, इस पूरी विकास यात्रा को आप किस तरह से देखते हैं? और साथ ही साथ जिस तरह का एक राजनीतिक नेतृत्व अभी मौजूद है और प्रधानमंत्री ने जिस तरह से एक नेतृत्व दिया है प्रधानमंत्री के लेवल पे, क्योंकि हमने देखा कि विश्व में शायद ही ऐसा कहीं होगा कि देश का प्रधानमंत्री गए होंगे लैब में, ऐसा हमने अभी तक तो देखा नहीं। तो ये जब भी होता है, ये उत्साह कितना बढ़ाता है चिकित्सकों का, वैज्ञानिकों का, कितना ये उत्साह बढ़ाता है? देखिए, एक बहुत बड़ी बात है, अपने 40 वर्ष के मेडिकल करियर में मैं ये पहली बार देख रहा हूँ कि भारत जो है वो हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर होने की कोशिश कर रहा है। और इसमें पर्टिकुलरली जो मेरा कंसर्न है वो हेल्थ केयर से है, मेडिसिन के प्रोडक्शन से है, वैक्सीन के डेवलपमेंट और प्रोडक्शन से है। और इस विषय में मैं बहुत अधिक उत्साहित हूँ कि पिछले कुछ वर्षों में जो हमारा ये आत्मनिर्भरता का जो कार्यक्रम शुरू हुआ है, ये बहुत अच्छा चल रहा है। और वैक्सीन जो ये भारत बायोटेक वाली है, जो ICMR के कोलैबोरेशन से जो बन रही है, ये इंडिजिनसली डेवलप्ड है। तो ये एक नई और बहुत उत्साहजनक बात है। और इसमें हमें डायरेक्ट एनकरेजमेंट जो टॉप ऑफिसर ऑफ द कंट्री, द प्राइम मिनिस्टर से मिल रहा है, तो इससे अच्छी और उत्साहजनक बात और कोई नहीं हो सकती। ठीक है प्रोफेसर गंगाखेडकर, क्योंकि कुछ दर्शक हमारे साथ अभी जुड़े हुए होंगे और लगातार हम सवाल यहाँ पर फ्लैश कर रहे हैं, तो वो देख रहे होंगे। तो एक बार और आपसे जानना चाहेंगे कि वैक्सीन जो भारत में विकसित हो रही हैं वो कहाँ तक पहुंची हैं, कब तक लोगों को वो उपलब्ध हो जाएंगी वैक्सीनेशन के लिए? एक बार और सर। ये जो हमारे यहाँ जो तैयार हो रहे हैं वैक्सीन, उसमें भारत बायोटेक की वैक्सीन, उसके ऑलरेडी फेज 3 ट्रायल है, चालू है। अब वो फेज 3 ट्रायल के जो नतीजे हैं वो अगले 1 से 1.5 महीने में इंटरिम रिजल्ट्स उसके मिलेंगे कि क्या वो उतनी ही असरकारक है जैसे बाहर के देशों में वैक्सीन बन रही है उस ढंग से। इसमें ये चांस कि वो उतनी ही असरकारक निकलेगी ये ज्यादा रहेगा, क्योंकि सारे वैक्सीन में स्पाइक प्रोटीन का ही इस्तेमाल हो रहा है। वो कैसे स्पाइक प्रोटीन जनरेट कर रहे हैं वो सिर्फ प्रक्रिया शायद थोड़ी अलग होगी। रहा जाइडस कैडिला की जो वैक्सीन है, वो वैक्सीन फेज 3 ट्रायल अभी शुरू हो रहे हैं। उसके भी वैक्सीन के नतीजे हमको इंटरिम रिजल्ट्स जनरली जनवरी के महीने में मिलने का चांस रहेगा। ये एस्ट्राजेनेका की जो वैक्सीन है, सीरम इंस्टीट्यूट के साथ जो सीरम इंस्टीट्यूट बना रही है, वो वैक्सीन की भी फेज 3 ट्रायल ये दिसंबर में शुरू हो जाएगी और उसके भी इंटरिम रिजल्ट उसी टाइम पे शायद हमको मिलने का चांस रहेगा। तो ये तीनों वैक्सीन के रिजल्ट्स, समझो इंटरिम रिजल्ट्स हमको जनवरी तक मिल जाएं, तो उसको इमरजेंसी यूज ऑथराइज करना है कि नहीं करना है, उसके लिए उनको ये रिजल्ट्स बताना पड़ेगा सरकार को। जो CDSCO या ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया होता है, उन्होंने वो एक एक्सपर्ट कमेटी बना के उसका रिव्यू करते हैं। अब ज्यादातर मैन्युफैक्चरर एक रिस्क ले रहे हैं कि उनकी वैक्सीन की थोड़ी तादाद में मैन्युफैक्चरिंग ऑलरेडी शुरू कर रहे हैं, क्योंकि उसके रिजल्ट्स बाहर सब तरफ वैक्सीन के अच्छे दिखाई दे रहे हैं। तो पहले जो प्रायोरिटी ग्रुप सरकार ने बनाए हैं, जो हेल्थ केयर वर्कर्स है, फ्रंटलाइन वर्कर्स है, 65 इयर्स के ऊपर की उम्र वाले जिनको डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, उन लोगों की एक लिस्ट बनाने का रिक्वेस्ट सरकार ने सारे स्टेट गवर्नमेंट्स को किया है। और उस ढंग से शायद ये मार्च एंड के बाद में, यानी अप्रैल महीने में शायद ये ग्रुप्स के लिए रोल आउट होना शुरू हो जाएगा। और उनको जल्द से जल्द खत्म करने के बाद ये इंडस्ट्रियल वर्कर्स या बाकी जो बचे ग्रुप्स हैं उनको ये देने की कोशिश सरकार जल्द से जल्द करेगी।
ऐसे हमने उम्मीद रखने में कोई हर्ज नहीं है। ठीक है प्रोफेसर गंगाखेडकर, लगभग हम कार्यक्रम के अंतिम हिस्से में हैं, तो एक सवाल और आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि आपका एक लंबा अनुभव रहा है आईसीएमआर के साथ और खासकर वायरोलॉजी और वैक्सीन डेवलपमेंट को लेकर के। इस बार जिस तरह से कोविड को लेकर के भारत के अंदर वैक्सीन को डेवलप करने का हमने एक रेवोल्यूशनरी स्टेप इस वक्त हम देख रहे हैं, इसको आप किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे सर? ये तो मेरे लिए तो भारतीय होने से बहुत गर्व की बात है कि इस टाइम पे हम सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग तो ऐसे भी हम दुनिया में 3 लोगों को वैक्सीन देते थे तो उनमें से 2 लोगों की वैक्सीन अपने देश में बनती थी। आज हम बात कर रहे हैं हमारे देश में बने वाले वैक्सीन की भी बात कर रहे हैं, यानी इसमें भी हम वैक्सीन डेवलपमेंट में हम आत्मनिर्भर होने की जो कोशिश कर रहे हैं वो सक्सेसफुल हो जाएगी, ऐसी मुझे पूरी आशा है। अब इसका फायदा ये सिर्फ हमारे देश के लोगों के लिए नहीं है, भारत तो सारे दुनिया की फार्मेसी है। फार्मेसी में आज तक हम जो दवाइयां बना रहे थे या वैक्सीन्स बना रहे थे वो सिर्फ मैन्युफैक्चर करने की कोशिश कर रहे थे और लोगों को सस्ते में देने की, और देशों में जो गरीब देश हैं उन मुल्कों में भी हम सस्ते में देने की कोशिश कर रहे थे। आज जब हम डेवलपमेंट में सक्सेसफुल होंगे तो उसका फायदा ये होगा कि हम ज्यादा से ज्यादा लोग दुनिया के उनको वैक्सीन देने में सक्सेसफुल रहेंगे। जैसे हमारे पंतप्रधान जी बोलते हैं कि वसुदेव कुटुंबकम, उसी ढंग का पूरा अप्रोच हमको बढ़ाने में उसमें बहुत कामयाबी मिलेगी और हमारा देश उस सारे दुनिया में बड़े विकसित देश के साथ में कंधे से कंधा लड़ा के उतना ही सर ऊंचा रख के हम बात कर पाएंगे। Okay. Dr. Umiru, one quick word, before I let you go. I was just reading some articles with regards to vaccine updates. I read an article by a former chief scientist of a Pfizer company. He speaks about, there is no need for vaccines to extinguish this particular to tackle this COVID-19 issue. The national health, the NHS can handle this particular pandemic at whatever levels that we are right now. Do you feel that this is very specific to one country that he's speaking about, or is he addressing a problem or a solution at large? See, there are 2 approaches to end this pandemic. One approach is the natural approach. True. Wait and watch. Just wait out. And every virus, every infection follows a certain trajectory of rise, plateau, and then fall. Natural. Okay. This virus will. Earlier we've had pandemics of plague, you must be knowing, where almost 70% of European population was decimated. We had the 1918 influenza pandemic, which decimated almost 50 to 100 million people in the world. So there were no medicines there at that time. We didn't even know what it was that was causing it. Yet it ended. It did end after 2 years. So that is the natural approach. Let it play out and let us just watch and let it end thereafter. The problem with that approach, the other approach is more interventionist approach, public health approach, social measures plus vaccine and drugs if need be. So vaccine plays a central. So these are the 2 broad approaches. So of the former, natural, let it play out naturally. The costs in terms of the number of deaths, let's not forget that 19 influenza pandemic exacted a tragedy of over 50 to 100 million people, more than both the world wars combined together. So that is the cost. Are we ready to pay that kind of a cost in humanitarian terms or not? Okay. The first approach. So it would be more prudent from a humanistic point of view to go for a more interventionist public health approach, which is centered on only 2 pillars, social measures and vaccine. ठीक है। डॉक्टर शर्मा, हम बिल्कुल कार्यक्रम के अंत में हैं और बहुत संक्षेप में सर आपसे चाहेंगे, जितने लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप उनके लिए एक समरी दे दीजिए कि कब तक, क्योंकि प्रोफेसर गंगाखेडकर को भी आपने सुना, उन्होंने 2 बार वो एक्सप्लेन कर चुके हैं। आप हमारे दर्शकों के लिए एक समरी दे दीजिए कि कब तक वैक्सीन आएगी और कैसे वैक्सीनेशन होगा, बहुत संक्षेप में। देखिए कि जैसा पहले हमने डिस्कस किया है कि हम लोग पूरी तरह से उम्मीद कर सकते हैं कि वैक्सीन के इंटरिम रिजल्ट्स और उसके बाद वैक्सीन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, मास प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन है, वो फरवरी या मार्च में शुरू हो जाना चाहिए। और उसके बाद जहां तक उसके डिस्ट्रीब्यूशन की बात है,
तो सबसे पहली प्रायोरिटी जो है वो रिस्क स्ट्रेटिफिकेशन के हिसाब से होगा। जो लोग एट रिस्क हैं, जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, या जो ओल्ड एज में हैं, या जिनके पास प्री मॉर्बिड कंडीशंस हैं जिनको, तो उनको सबसे पहले दिया जाएगा। तो दैट विल बी आवर। Okay. On that positive note, let's call it a wrap here in this edition. Thank you all three eminent doctors here for joining us this afternoon, trying to at least quench those doubts in the mind of our viewers, especially when it comes to the vaccine and the rollout of the vaccine. Appreciate you joining us this afternoon. Remember, as fortune only favors the prepared mind. We can't help everyone, but everyone can help someone. That's the way we लेकिन look forward. अनिल ये जरूर कहना चाहेंगे कि जब तक वैक्सीन नहीं आती है, मास्क आपका वैक्सीन है, मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, सैनिटाइज अपने आप को करते रहिए, और जब वैक्सीन आ जाएगी उसके बाद वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगा, और इसका आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ इस कार्यक्रम को हम खत्म करते हैं। नमस्कार। Bye-bye.